नमस्कार दोस्तों, अगर आप जैक बोर्ड से हैं, क्लास 11th में हैं और आपका स्ट्रीम साइंस है तो आज का यह वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 11th फिजिक्स में पूछे गए 2022 में 40 MCQs के बारे में। तो अंत तक वीडियो बने रहिए, एक एक क्वेश्चंस को काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इंजॉयबल के साथ। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1 जूल इज इक्विवेलेंट टू, 1 जूल किसके बराबर होगा। तो पहले इस बात को आप समझिए कि 1 जूल एक्चुअली जूल है क्या, है ना। तो जूल जो है ना जी, वो एनर्जी का ऐसा यूनिट है या वर्क डन का ऐसा यूनिट है ना। एनर्जी का क्या बोलो तो एसआई यूनिट होता है ना, एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। अच्छा, अब जो ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में है 10 का पावर 5 अर्ग है, फिर 10 का पावर 6 अर्ग है, 10 का पावर 7 अर्ग है, 10 का पावर -7 अर्ग है। तो आप देख सकते हैं कि सर ये तो जूल हमें समझ में आ गया कि एक्चुअली यूनिट है, एसआई यूनिट है किसका बोलो तो एनर्जी का। अब यहाँ पे ये जो अर्ग है वो क्या है सर, तो अर्ग एक्चुअली जो होता है ना जी, वो सीजीएस यूनिट होती है, किसका बोलो तो एनर्जी का ही होता है जी। ये आपका सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट है एनर्जी का। ओके, तो अब सवाल आता है कि सर 1 जूल में कितना अर्ग होता है। देखो एक्चुअली पहले जब एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस नहीं आते थे तो पता है एक क्वेश्चंस पूछा जाता था कि आपको ये प्रूफ करना होता था कि 1 जूल किसके बराबर होता है ना, 1 जूल जो है वो कितने अर्ग के बराबर होता है ना। यहाँ पे बॉक्स रहता था जी और यहाँ पे अर्ग लिखा हुआ होता था, और डायमेंशनल मेथड से ये पूछा ही जाता है। तो याद रखिएगा 10 का पावर 7 जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना तो 1 जूल जो होती है 10 का पावर 7 अर्ग के बराबर होती है। यहाँ पे पता है एक क्वेश्चन और आपको बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन पहले पूछा जाता था जी कि 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता ना, 1 न्यूटन कितने डाइन के। यहाँ पे बॉक्स खाली रहता था और यहाँ पे लिखा रहता था डाइन ना, डाइन। और डाइन कौन सा डाइन, गांव वाला नहीं है ना, ब्रिटेन वाले साइंटिस्ट का नाम है डाइन, है ना। तो ये होता था 10 का पावर 5 डाइन। तो ये दोनों क्वेश्चंस कई बार आपके एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो चलो ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे बता दो जल्दी फटाफट। तो 1 जूल जो होगा वो बराबर होगा 10 का पावर 7 अर्ग। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। इसमें से कुछ ऑप्शन दे रखा है जी और कह रहा है कि इसमें से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। तो देखो आप ये जानते हो कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या ना, वैसे क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, है ना। मतलब जिसका मेजरमेंट होती है, कर सकते हैं, उसको हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो आइए ऑप्शन हम लोग फटाफट देख लेते हैं जी। टाइम, हम लोग टाइम को मेजर कर सकते हैं, मास को मेजर कर सकते हैं, इम्पल्स को मेजर कर सकते हैं। लेकिन ये जो किलोग्राम है ना, वो तो मास का यूनिट है। किसका यूनिट बोलो तो मास का यूनिट है ना। तो मास का यूनिट है ये ना, तो यूनिट को हम थोड़ी ना मेजरमेंट कर सकते हैं जी। हाँ, मास रहता तो उसको मेजरमेंट कर सकते थे, इसीलिए हम किलोग्राम को मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज। देखो जी, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको निकाल लो और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा आप बताओ। तो देखो सबसे पहले आप ये जानना होगा कि सर प्रेशर बराबर क्या होता है, बोलो जल्दी फटाफट। तो कहोगे सर फोर्स बाय एरिया। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है जी, तो mLT का पावर -2। एरिया का क्या होगा बोलो तो L²। इसको सॉल्व कर लो जी। तो जो m एक ही जगह है तो m का पावर 1 ही रहेगा। अच्छा, l का पावर यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या बोलो तो 2 है। अच्छा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो माइनस है ना, -2 हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि -1 बचेगा जी, और t का पावर क्या होगा बोलो तो -2, a भी एज इट इज रहेगा। तो ये जो है ये आपका फाइनली निकल चुका है प्रेशर का, है ना, डायमेंशनल फॉर्मूला, जो m l का पावर -1 t का पावर -2 आ रखी है। आइए अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं जी, ऑप्शन की दुनिया में चलते हैं। तो जो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका क्या होगा बोलो तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। द वेलोसिटी v ऑफ अ पार्टिकल एट एन टाइम t इज गिवन बाय। देखिए एक पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी इतना दे रखा है जी, देन डायमेंशनल ऑफ b इज। देखो कहने का मतलब ना, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा जी
जैसे यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है b इक्वल टू ए टी है प्लस बी टी स्क्वायर, है ना, ये आपका इक्वेशन दे रखी है। और यहाँ पे कहा जा रही है जो b है उसका क्या डायमेंशंस होगा। तो एक बात याद रखिएगा, आपको जरूर पढ़े होंगे, है ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो उसमें बताया जाता है कि प्रत्येक टर्म का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली आपस में बराबर होती है। तो चलो जी हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि v का जो डायमेंशनल फॉर्मूला मान लेते हैं वो बी टी स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि ये हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के हम लोग यूज करके ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलो जी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, चलो फटाफट जल्दी बोलो। तो वेलोसिटी का हो जाएगा एल टी का पावर -1, बी रहने दो जी, आपको इसी को कैलकुलेट करना है। टाइम है तो टाइम का कैपिटल टी होता है डायमेंशनल फॉर्मूला, स्क्वायर है तो क्या डाल देंगे बोलो तो स्क्वायर डाल देंगे जी, ठीक है। अब हमें यहाँ पे दो बातें बता दो। पहला अक्सर इसको सॉल्व कैसे करें, तो देखो बी का निकालना ना, अगर आपको बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो टी स्क्वायर को बटन ले जाओ जी, एल टी का पावर -1 और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, है ना, इसको बटन ले गए। अच्छा टी का पावर जो है उसको स्क्वायर जो है जी उसको आप क्या करेंगे बोलो तो ऊपर ले जाओ जी। चलो ऊपर ले जाते हैं तो एल, या तो देख लो टी का टी रहने दीजिए, स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, -1 तो कितना बोलो तो -3। तो एल टी का पावर -3 कौन सा ऑप्शन सही होगा बता दो जी। ऑप्शन आपको डी दिख रहा है ना, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा एल टी का पावर -3। चलिए, a runner cover a circular path of radius r in 40 seconds, his displacement after 2 minutes and 20 seconds is। देखो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जी आपके पास एक रनर है ना, वो क्या कर रहा है, ये जो रनर है ना जी वो इस सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है जी, रनिंग कर रही है। सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है तो रनिंग कर रहा है, और कह रहा है कि इसका जो रेडियस है ना वो r है। तो चलो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ जो दूरी होगी जो कितना बोलो तो r दे रखी है, ठीक है। और इसके बाद क्या कर रहा है कि ये जो रनर है ये पूरा कंप्लीट कर लेता है कितना सेकंड में बोलो तो 40 सेकंड में, 40 सेकंड में पूरा कंप्लीट कर लेता है ना। आर रनर कवर अ सर्कुलर पाथ, पूरा सर्कुलर पाथ वो कवर कर लेता है। मान लेते हैं कोई रनर है जो यहाँ पे है, अभी पूरा दौड़ते दौड़ते है ना, पूरा रनिंग करते हुए फिर से यहाँ पे कितना मिनट में आ जाता है बोलो तो 40 सेकंड में आता है। आज रखिएगा कोई भी एक कंप्लीट अगर ऑसिलेशन या तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन वो कंप्लीट करता ना तो जितना टाइम लगाता है उसको हम लोग बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड का वैल्यू कितना दे रखा है बोलो तो 40 सेकंड दे रखा है जी। इसके बाद कह रहा है कि हिज डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट एंड 2 मिनट 20 सेकंड। तो पहले तो टाइम कितना दे रखा है वो पहले बताओ, टाइम आपका कितना दे रखा है जी। तो टाइम जो आपको दे रखा है उसको हम लोग चलो स्मॉल टी से लिखते हैं, और वो कितना दे रखा है बोलो तो 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। एक काम करो पूरा का पूरा आप इसको सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, तो बताओ 2 मिनट में कितना सेकेंड है, 2 × 60 कर देना ना, 2 × 60 सेकेंड प्लस 20, इसका मतलब ये हो गया 6 दूना 12, तो यहाँ पे है ना 120 प्लस 20 है ना, इतना आ जाएगा जी। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका टाइम पीरियड कितना बोलो तो 120 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो तो 120 को लिख सकते हैं 40 × 3 लिख ही सकते हैं ना, 4 × 12 हो जाएगा जी, 0 है तो 120 हो जाएगा और प्लस 120 ये जो ये 20 है उसको रहने दो। अच्छा ये बताओ कि एक चक्कर वो लगाता है 40 सेकंड में, तो ये 120 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा, तो 120 सेकंड में कंप्लीटली वो 3 चक्कर लगा लेगा। जैसे देखो यहाँ से वो पर्सन है, मान लेते पॉइंट ए है जी, यहाँ से चलना स्टार्ट किया तो ये पहला चक्कर जो लगा लिया वो कितना में लगा लेगा बोलो तो ये लगा लेगा जी वो 40 सेकंड में, फिर से दूसरा चक्कर, फिर से 40 सेकंड में, फिर से तीसरा चक्कर 40 सेकंड में ना। अब ये यहाँ तक फाइनली आ चुका है 120 सेकंड में ना, इसके बाद 20 सेकंड वो और चलेगा। चलो 20 सेकंड और चलाते हैं, तो ये बता पूरा चक उसको कंप्लीट करने में 40 सेकंड लगता है, तो 20 सेकंड में ये पर्सन यहाँ से चलते 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 यहाँ पे क्या कर देगा बोलो तो रुक जाएगा जी, 20 सेकंड आपका समाप्त हो जाएगी। तो बताइए ये बॉडी ये जो पर्सन है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया ए पॉइंट से जी या बी पॉइंट पे रुक गया, तो इसका पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो सिंपल है जी, बता दो कि ये मेरा इनिशियल पोजीशन है, ये मेरा फाइनल पोजीशन है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होती है उसको क्या कहेंगे बोलो तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो ये तुम्हारा ये डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा वो पूछ रहा है आपसे, तो बता दो जी यहाँ से यहाँ दूरी r है, फिर यहाँ से यहाँ r है, तो टोटल a से लेकर के b तक जो स्ट्रेट लाइन है उसकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो तो 2r हो जाएगा जी। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा बोलो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जी। अ बॉडी स्टार्ट्स एट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड
एंड इट्स एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देन वेलोसिटी ऑफ बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड। तो बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। एक बॉडी है ना जी, वो स्टार्ट करता है, उसकी जो वेलोसिटी होती है ना, इनिशियल वेलोसिटी, वो दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। चलो बहुत अच्छी बात है। और कह रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है ए है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए ये भी ठीक है। और कह रहा है कि इसका फाइनल वेलोसिटी बताइए और टाइम कितना पे, बोलो तो 10 सेकेंड पे। बताइए सबसे पहला जो हम लोग है ना इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट फॉर्मूला है जी, वो भी बराबर क्या होता है, बोलो तो यू प्लस ए टी। अरे ये जानते हो ना, डब्ल्यू के टी हम लोग जानते हैं। डब्ल्यू के टी का मतलब वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? वी बराबर यू प्लस ए टी जानते हैं। चलो वी का यू का फॉर्मूला ऊपर से बोल दो जी। तो यहाँ पे 20 लिखेंगे। ए का वैल्यू कितना है जी, तो 2 है। टाइम कितना लग गया जी, 10 सेकेंड, है ना। तो बताइए यहाँ से 20 और ये भी 20 हो जाएगा, तो 20 + 20 बराबर 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये जो पर्सन है, सॉरी ये जो आपका बॉडी है, वो 10 सेकेंड के बाद उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 40 मीटर पर सेकेंड होगा जी। तो कौन सा ऑप्शन सही है बता दो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। देखो बहुत सिंपल है। जब भी कभी एरिया दिया रहे ना, किसका किसका एरिया दिया बोलो तो वेलोसिटी और टाइम का, तो दोनों को प्रोडक्ट कर दो, लफड़ा मत लो ज़्यादा। वेलोसिटी इंटू क्या कर देंगे बोलो तो टाइम कर दो जी, वेलोसिटी इंटू टाइम। अब हमें दो बात बताओ, वेलोसिटी को आप क्या लिख सकते हो। तो कहेंगे सर वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम हम लोग लिख सकते हैं ना। और ये पहले से बेचारा टाइम था। अब तो ये भी टाइम और ये भी टाइम, दोनों को क्या कर देंगे बोलो तो बर्थडे कर दो, खत्म कर दो, कैंसिल आउट कर दो, तो बचेगा क्या जी, डिस्प्लेसमेंट बच रहा ना, डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना कि एरिया अंडर वेलोसिटी और टाइम किसके बराबर होगा जी, डिस्प्लेसमेंट के बराबर। कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो डी, डी ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग चलते हैं बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 8, 2 कार ए एंड बी आर रनिंग एट वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर एंड 45 किलोमीटर पर आवर। देखो जी ये कार है, इस कार का नाम चलो ए दे देते हैं और इस कार का नाम क्या देते हैं बोलो तो बी। अच्छा इस कार का जो वेलोसिटी वो कितना है बोलो तो इस कार का जो वेलोसिटी है वो 60 किलोमीटर पर आवर है जी ना। और जो कार बी है उसकी स्पीड कितना है जी, इसका जो वेलोसिटी है वो एक्चुअली दे रखा है 45 ना, 45 किलोमीटर पर आवर। याद रखना ये बॉडी ये है, इसीलिए इसका वेलोसिटी हम लोग बी ए नाम देते हैं जी, और इसका नाम बी भी दे देते हैं, ठीक है। अब पूछा क्या रहा है, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार विथ रिस्पेक्ट टू कार। अच्छा विथ कार ऑफ रिस्पेक्ट टू कार बी, यहाँ पे बी होगा जी ना, एक्चुअली 2 बार लिखा गया तो आप ए को कैंसिल आउट कर दो, कार ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू, ये पूरा कैंसिल आउट कर दो, विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। इफ बोथ कार रनिंग ईस्टवर्ड, दोनों जो कार है वो पूरब की डायरेक्शन में ना, ईस्ट की दिशा में, ईस्ट एक्चुअली इधर होता है जी ना, इधर ही मूव कर रहा है। तो देखो आपको ये बताया गया होगा जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना, हम लोग रिलेट करेंगे वेलोसिटी ए को बी के साथ ना जी, बी के रिस्पेक्ट में। तो पहले वी ए का वैल्यू कितना है, डायरेक्शन सेम है तो हम लोग मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी होता है जी वो माइनस करके निकालते हैं। तो माइनस कितना करेंगे बोलो तो वी ए माइनस वी बी। चलो वी ए का वैल्यू बता दो फटाफट जी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 60 किलोमीटर पर आवर माइनस वी बी का वैल्यू कितना है 45 किलोमीटर पर आवर। अब चलो जी इसको सब्ट्रैक्ट कर दो फटाफट और बताओ कितना आएगा। 60 में 45 जाएगा 15, अरे बोलो जी 15 आ गया ना। तो याद रखिएगा तुम्हारा जो वी ए बी का वैल्यू मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है, मतलब वैल्यू जो आई है कार ए का बी के रिस्पेक्ट में वो 15 किलोमीटर पर आवर आया हुआ है। तो बोलो जी कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या होगा बोलो तो ए इज द करेक्ट। बहुत इजी क्वेश्चन था ये पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखो ये कह रहा है कि एक पार्टिकल जो है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ पार्टिकल इज ट्रू। देखो सबसे पहली बात ये है कि ये कोई बॉडी है, वो मान लेते हैं ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है जी, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है बताइए। कांस्टेंट स्पीड का मतलब होता है कि ये जो कार है ना कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसकी वेलोसिटी उसकी जो स्पीड में कोई चेंज, हाँ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इसका जो वेलोसिटी है जो कांस्टेंट। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज ट्रू। तो कुछ स्टेटमेंट दे रखा है इस बॉडी के मोशंस के रिगार्डिंग, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला ऑप्शन इट्स स्पीड इज जीरो। स्पीड कहाँ जीरो होगा जी, वेलोसिटी है ना,
तो जीरो हो ही नहीं सकता, कांस्टेंट है ना, लेकिन फिर भी तो कुछ है, जीरो नहीं हो सकती है। इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो। हाँ देखो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आपको पता है एक्सेलरेशन होता क्या जी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, है ना। अब हमें ये बता दो, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो चेंज कहाँ से निकालोगे? चेंज कब होता है? जब वेलोसिटी इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया तभी ना हम लोग चेंज निकालते हैं जी। तो यहाँ पे कह रहा है कि वेलोसिटी बेचारा कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो चेंज की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगा जी। टाइम कुछ भी ले लो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? फाइनली क्या आ रहा है बोलो तो एक्सेलरेशन जीरो आ रही है। तो बोलो जी कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे? ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है जी, फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन वैक्यूम इन केस ऑफ मोशन विथ। देखो जी बहुत सिंपल बताते हैं, मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक वैक्यूम चैम्बर क्रिएट कर देते हैं। वैक्यूम चैम्बर का मतलब होता है कि इसके पास जो है ना कोई भी पार्टिकल नहीं है जी। याद रखना वैक्यूम में डबल यू होता है ना, ये भूलना मत जी, बहुत सारा बच्चा लोग डबल सी लिख देता है जो गलत है। ये वैक्यूम है ना। अब यहाँ से मान लिया जाए किसी बॉडी को हम लोग क्या करते हैं जी, फॉल करवाते हैं। तो फॉल करवाएंगे तो क्या कह रहा है ना, तो उसका क्या कांस्टेंट होगा? मतलब पहला है कि क्या उसकी वेलोसिटी जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा, या फिर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा, या एक्सेलरेशन वेरिएबल होगा, या यूनिफॉर्म स्पीड होगा। देखो जब बॉडी कोई फॉल कर रहा है ना तो mg उसको बार बार अपनी ओर क्या करेगी बोले तो फोर्स लगा के खींचेगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी अचानक, मतलब अचानक नहीं, मतलब एक कांस्टेंट रेट से उसकी इंक्रीज करता रहेगा। जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा कांस्टेंट रेट से तो उसका जो एक्सेलरेशन आएगा ना वो एकदम यूनिफॉर्म आएगा जी। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, मतलब एक बॉडी है जो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है जी, ट्रेवल टू अ पॉइंट बी, बी पॉइंट पे गया, और ये जो डिस्टेंस है कितना बोलो तो 1.5 किलोमीटर है जी, और वो रिटर्न फिर से कहाँ पे चला है बोलो तो ए पॉइंट पे। देखो एक डायग्राम लोग बना लेते हैं, इसे मान लो कि ये पॉइंट तुम्हारा ए है, ये पॉइंट तुम्हारा बी है। एक कोई बॉडी है जी, तो हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं, चलो एक बॉडी ले लेते हैं ना, चलो ये कोई बॉडी है सपोज दैट, ओके, ये क्या बोलो तो कोई एक बॉडी है। अब ये जो पर्सन है, ये एक बॉडी है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया जी, और पहुँचते चलते चलते कहाँ पे चला गया बोलो तो बी पॉइंट पे चला गया, और फिर से वो रिटर्न आ करके फिर से वो क्या किया बोलो तो इसी पॉइंट पे चला आया जी, है ना। तो जैसे ये जो हालांकि जो डिस्टेंस दे रखा है 1.5 किलोमीटर है, ठीक। तो इसमें पूछा जा रहा है अच्छा एक टाइम कितना लगा रहा है यहाँ से यहाँ जाने में और फिर आने में कितना टाइम लगा रहा है। तो टाइम जो है ना वो बता रहा है कि 1 आवर है जी, है ना, 1 आवर है ना, मतलब 1 घंटा टाइम लग रहा है। हिज एवरेज वेलोसिटी बताइए, इसका एवरेज वेलोसिटी बताना है। सबसे पहले ये बात बताओ कि इसका इस पर्सन ये जो बॉडी था वो पहले ए पॉइंट पे था, फिर बी पे गया, फिर से रिटर्न ए पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो केवल वो बता दो जी। तो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे सर जीरो, कैसे? ए इसका इनिशियल पॉइंट है, फिर ए ही इसका क्या बोलो तो फाइनल पॉइंट है ना, फिर से उसी पॉइंट पे चला आया, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो जी। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा तो अगर एवरेज वेलोसिटी अगर आपसे पूछा जाएगा कि वी एवरेज निकालो ना, बी एवरेज निकालो, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होगा ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है, बाय टाइम से कुछ भी हो, चाहे हालांकि 1 आवर दे रखिए, कुछ भी फाइनली कितना आएगा बोलो तो जीरो आएगा जी। तो याद रखना एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा बोलो तो जीरो होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा जी? ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। इसमें से देखो कौन सा स्केलर क्वांटिटी नहीं है ऐसा पूछ रहा है, मतलब वेक्टर कौन है वो पूछ रहा है ना। तो चलो जी टेम्परेचर, इसके पास टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज भी स्केलर है जी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी क्या बोलो तो स्केलर है। तो ये कौन सा नहीं है? ये इम्पल्स ना, इम्पल्स क्या होता है बोलो तो फोर्स इनटू टाइम, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ये। तो इम्पल्स जो एक वेक्टर है इसका मतलब ये स्केलर नहीं है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी, इम्पल्स। नेक्स्ट, अ बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड। मतलब देखो जी ये तुम्हारा कोई एक बॉडी है जो है ना, ये जो बॉडी है ना जी इस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है जी, ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है बोलो तो बेचारा घूम रहा है ना। तो क्या रहा है कि इट्स हैज, इसका जो एक्सेलरेशन होगा किधर होगा जी? हैज एन इनवर्ड डायरेक्शन। हाँ आपको तो ये पहले भी बताया था कि इसका जो एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर पाथ का वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है जी। अब वेलोसिटी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, तो उसका हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके इधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है सेंटर की ओर, ठीक है।
तो हैज एन इनवर्ड एक्सेलरेशन, हाँ ये सही है ना। अब कह रहा है कि हैज कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा ना तो डायरेक्शन चेंज करेगा, इसलिए वेलोसिटी चेंज करेगी। ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं जी, है ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा बोलो तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। हैज नो एक्सेलरेशन, ऐसा तो नहीं, एक्सेलरेशन तो होती है। अच्छा डी क्या कह रहा है, हैज एन आउटवर्ड, डायरेक्शन इधर होगा जी, डायरेक्शन इधर होगा इसका, एक्सेलरेशन का नहीं, एकदम नहीं होगा, ठीक है। तो याद रखना इनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए। चलो मेरे दोस्त फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। देखिए आपके पास अगर कोई बॉडी है, आपके पास क्या बोलो तो कोई बॉडी है और वो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है किसी एंगल के साथ हम लोग उसको थ्रो करते हैं तो इस तरह से वो पाथ को ट्रैवल करते हुए इधर आता है। तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा, है ना, क्या क्या आपका जो है सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। जब वो कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन करती है तो कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है। तो याद रखिएगा कि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, ग्रेविटी फोर्स लगाएगी, तो इसका वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होती है, वर्टिकल कंपोनेंट वो हमेशा क्या करता है बोलो तो चेंज करता है जी। लेकिन ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है, वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो हर पॉइंट पे, यहाँ पे बॉडी हो या यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, हर पॉइंट पे क्या होता है बोलो तो कांस्टेंट होता है। ये बात याद रखेंगे जी, इसीलिए बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी क्या होगा बोलो तो करेक्ट होगा। नेक्स्ट, इफ ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर ए माइनस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, दोनों आपस में क्या बोलो तो बराबर, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वेक्टर बी विल बी। देखो जी आपके पास एक क्वांटिटी दे रखी है कि बराबर है, तो आपको मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है जी, कैसे निकालोगे मैग्नीट्यूड। देख लो बहुत सिंपल है, पहले जो दिया हुआ देख लो, ए प्लस बी है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मोड है वो बराबर क्या है, मोड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जी। आप क्या कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। चलो स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे और यहाँ पे भी, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसे आप स्क्वायर करें इसको कैसे तोड़िएगा बोलो तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ो जी। तो इसको तोड़ेंगे ए का स्क्वायर है ना प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस तरह से टूट जाएगा ना। और इसको भी तोड़ो जी, तो इसको कैसे तोड़िएगा, तो ए का स्क्वायर डायरेक्ट लिखो ना, बी का स्क्वायर लिख दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड में लिखने से कितना बार बार लिखोगे। और माइनस 2 ए वेक्टर डॉट क्या आ जाएगा बोलो तो बी वेक्टर आ जाएगा जी। अच्छा बताओ इनमें से किसका किसका बर्थडे दिख रहा है तुमको, तो सर ए वाला ये दोनों से इक्वल है, कैंसिल आउट कर दो। हालांकि यहाँ पे भी मोड करके वेक्टर दोगे तो वही बात आएगी ना, तो उसमें कोई ये सब बात तो आप जानते हैं जी, आप तो टैलेंटेड हो ना। अच्छा इसको हम लोग क्या करते हैं, माइनस 2 ए डॉट वेक्टर बी को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बोलो तो इधर है मेरा 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर पहले से, और उधर एक बार और आ जाएगा जो 2 ए डॉट बी वेक्टर हो जाएगा। इधर क्या बचेगा जी, कुछ नहीं बचेगा, जीरो बचेगा, क्योंकि जो था आप इधर ले आए ना। अच्छा इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 2 ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर कितना बोलो तो 4 हो जाएगा जी। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा 0। चलो ये 4 को उधर भेज के लात मार दो उसको जी, तो क्या बचेगा बोल दो फटाफट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या 0। 4 को 1 बटा मतलब 0/4 करोगे ना तो 0 देगा जी, कितना लिखोगे। अच्छा एक चीज़ और बताओ, क्या आप लोग स्केलर ट्रिपल दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट पढ़े हो, क्या होता है बोलो तो ए बी कॉस ऑफ थीटा, है ना, ये आप जानते हैं जी इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करेंगे, ए और बी को उधर ले जा करके ना लात मार दो जी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो ए बी को नीचे चला जाएगा, फाइनली उधर 0 देगा, तो इधर क्या देगा बोलो तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब हमें एक चीज़ बता दो, कोस में कितना डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो बोल सर हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओगे जी, तुम जानते नहीं हो क्या 90 डिग्री। अरे जानते हो तुम जी, तुम्ही की बात तुम्ही से पूछ रहे हैं। तो कोस को रिप्लेस कर देना है, काटना नहीं है। तो सर आप काटे क्यों, क्योंकि आपको दिखाने के लिए काटे हैं, काटना नहीं है, रिप्लेस कर देना ना, या रिप्लेस हो जाता है, ऐसा बात याद रखना है जी। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, तो सर 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देख लो जी, डी ऑप्शन क्या होगा बोलो तो बिल्कुल सही होगा, एकदम फुल नंबर आएगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ नल वेक्टर। देखिए नल मतलब 0 वेक्टर का कुछ वेक्टर का प्रॉपर्टी कुछ दे रखा है ना, क्या क्या प्रॉपर्टी आइए पहले बताते हैं। पहला है कि सर ए वेक्टर को नल वेक्टर के साथ ऐड करेंगे तो क्या ए वेक्टर आएगा, एकदम बिल्कुल सही है ना, मतलब ए वेक्टर में कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो यही रहेगा, चलो बहुत अच्छी बात है। बी क्या कह रहा है,
कोई एक स्केलर क्वांटिटी है लैम्डा है जी, और जीरो वेक्टर के साथ प्रोडक्ट करोगे तो जाहिर सी बात हो फाइनली जीरो बना ही देता है। अच्छा ये जीरो है और उसके साथ ए वेक्टर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आना चाहिए बोलो, जीरो आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया बोलो तो ए वेक्टर लिख दिया है ना। बात हमें पकड़ में आ गई है कौन सा। अच्छा ये वाला लास्ट देख ले, वेक्टर ए में ए घटाओगे जाहिर सी बात है ए वेक्टर में ए वेक्टर घटा दोगे जीरो तो देगा, लेकिन ये वाला थोड़ा अलग टाइप लग रहा है जी, है ना। तो ये प्रॉपर्टी नल वेक्टर का नहीं है। हाँ होता कब बता दो, जीरो वेक्टर जो आपका नल वेक्टर उसमें ए वेक्टर हम मल्टीप्लाई करते तो जीरो वेक्टर कुछ आता तब ना, तो वैसा तो है नहीं जी, है ना। इसीलिए याद रखना नल वेक्टर का ये प्रॉपर्टी जो है वो है ही नहीं, इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही बोलो तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टेड है। इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, देखो ये कोई बॉडी है जी, हम लोग चलो पहले एक बॉडी ले लेते हैं ना। मान लो तुम्हारे पास कोई एक बॉडी है, ये बॉडी है तुम्हारा जी, ठीक है, चलो अभी यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद क्या करा देख लो, इन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट। देखो जी ये तुम्हारा जो होता है ना वो हाईएस्ट पॉइंट होती है ना। चलो ये बॉडी को यहाँ पे ले जाओ जी, और हमें ये बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पूछ रहा है जी। तो हमेशा याद रखना कि एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड यहाँ पे होगी, ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है, और वेलोसिटी यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे तो हॉरिजॉन्टल का डायरेक्शन में जाएगा जी। तो बता दो ये एंगल कितना बन रहा है, अरे बोलो जी बोलो बोलो, 90 डिग्री ना। तो 90 डिग्री बन रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर पाथ इज। देखो जी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो है ना आप आज से नहीं जान रहे हो जी, जब 9th में थे या तो 11th में जब आए होंगे ना तो आपको पता होगा जी क्या है। तो आप कहेंगे सर mv²/r हम जानते हैं। अरे ये बोलो जानते हो ना जी, अरे बोलो जी तुम ही से पूछ रहे हैं, जानते हो ना, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का mv²/r होती है ना। अब हम लोग यहाँ का करना क्या है कि सर ऐसा कुछ तो ऑप्शन ही नहीं दे रखा है, तो क्या करें हम सर ना, टेंशन ले क्या, नहीं लेना है एकदम मत लो। तो क्या करोगे, देखो आप ना ये होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी इनटू आर, ये आप फॉर्मूला जानते होगे ना। यहाँ पे इसका आर ये रेडियस है ना, ये रिलेशन होता है। तो चलो ये जो v का वैल्यू ना ओमेगा इंटू आर यहाँ पे रख दो जी। तो चलो देखो इसीलिए m का m रख दो, v के बदले ओमेगा आर रखेंगे तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो एक ही बार ना, डिवाइडेड बाय क्या बोले तो r² है जी, r है नीचे। अच्छा यहाँ से एक r और एक r का बर्थडे कर दो तो बचेगा कितना, एक ही r बचेगा ना। तो m ओमेगा² r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ओमेगा के टर्म में, और ये किसके टर्म में था, v के टर्म में था, मतलब लीनियर वेलोसिटी, और ये एंगुलर वेलोसिटी के टर्म में या तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में। आप ऐसा कर सकते हो जी। तो बोलो जी कौन सा, देख लो ऑप्शन फटाफट, अरे बोलो जी m ओमेगा² r ना, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बोलो तो a इज द करेक्ट। नेक्स्ट, विच न्यूटन्स लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। देखो न्यूटन्स बाबा ने 3 लॉ दिए थे ना, जो मेन लॉ है ना रियल जिसको लॉ कहते हैं वो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। पता है सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि किसी बॉडी पे जो फोर्स लगता है ना जी वो सीधा समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का जी। और इसको हम लोग सॉल्व करके ही लाए थे, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये कौन सा लॉ है, तो कहिएगा सर न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, और न्यूटन्स का सेकंड लॉ को हम लोग पता है रियल लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, है ना। तो बोलो जी न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहिएगा सर यहाँ लिखा हुआ है बी, तो टिक लगा दो, है ना। द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाई वाई। देखो एक्चुअली एक बॉडी है जिसका मोशन जिसका मास m है जी, और उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है इस फॉर्मूला से। मतलब ये ना आपको उस पार्टिकल का मोशंस को डिस्क्राइब करने के लिए इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है फटाफट पहले देख लो। तो y इक्वल टू दे रखा है ut प्लस gt², जो दिया हम लोग लिख लिए जी। क्या पूछ रहा है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज, तो इस पार्टिकल पे कितना फोर्स लगेगा। तो देखो जी फोर्स कैसे निकालोगे, क्या तरीका है, तो फोर्स निकालने का तुम्हारे पास तरीका होता है कि फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास तो m दिया हुआ लेकिन एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है। तो अगर हम एक्सेलरेशन निकाल लें तो बात मेरा बनेगा। तो आइए निकालते हैं। देखो इस इक्वेशंस को, यहाँ पे y मेरा डिस्प्लेसमेंट है, u मेरा इनिशियल वेलोसिटी है, t मेरा टाइम है, g मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब क्या करो, इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो जी, हाँ चलो डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, है ना, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या देगा बोलो, तो डिफ्रेंशिएट हम लोग जैसे करेंगे ना तो ये हो जाएगा dy/dt, हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं।
तो यहाँ पे u हो जाएगा और dt बाई dt का वैल्यू 1 हो जाएगा। इतना तो आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन, g का g रहेगा जी और टी स्क्वायर का क्या देगा बोले तो 2t दे देगा जी। तो बताइए, अच्छा dy बाई dt को हम लोग क्या कहेंगे, dy बाई dt को क्या कहेंगे बोले तो वेलोसिटी कहेंगे, है ना। वेलोसिटी बराबर u प्लस ये आपका कितना आ जाएगा बोले तो g, अच्छा 2g लिख दो ज़्यादा अच्छा रहेगा जी, है ना, 2g t। हम लोग देखो अभी तक क्या किए, जो इक्वेशन दे रखा था उसको हम लोग एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दिए हैं। तो यहाँ पे g पहले से कांस्टेंट होगा, टी स्क्वायर का 2t दे देगा जी। तो ये हो गया u बराबर v प्लस 2g इंटू क्या बोलो तो t है। ओके, अब मैं दो बातें बता दूँ, आप जानते क्या हैं, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं जी, तो हम लोग जानते हैं v बराबर u प्लस ए टी। याद रखना जो t का कोफिशिएंट होता है उसको हम लोग a कहते हैं ना। अच्छा इस इक्वेशन का नाम 1 दे दो जी, और ये जो इक्वेशन है उसका नाम क्या दे देंगे बोलो तो 2 दे देंगे। अब यहाँ से तुम कंपेयर करो और बताओ कि सर a का वैल्यू कितना होगा। तो देखो जी a कहते किसको यहाँ पे, है ना, कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयरिंग कर लो जी। तो आप जैसे कंपेयरिंग करेंगे ना तो a का वैल्यू कितना है बोलो तो a का वैल्यू आ गया तुम्हारा 2g, ठीक है। तो चलो a का वैल्यू हम लोग वहाँ रख देते हैं जी। तो फोर्स बराबर जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का m रहने दीजिए और a का वैल्यू कितना लाए बोलो तो 2g ले आए जी। तो फोर्स बराबर कितना हो जाए बोलो तो 2m इंटू जी, 2m इंटू जी। तो ये तुम्हारा इतना फोर्स लगेगा इस बॉडी पे जिसको हम लोग इस इक्वेशन से डिस्क्राइब किए हुए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जी, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। A large force is acting on the body for short time, मतलब एक बॉडी है उस पर लार्ज टाइम ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स लार्ज अमाउंट में लग रहा है बहुत कम समय के लिए। द इम्पल्स इम्पार्टेड टू इक्वल टू द चेंज इन, देखो बहुत सिंपल है जी। आप जो है ये क्वेश्चन बहुत बार हम सॉल्व करा रखे हैं। इम्पल्स जो होता है ना वो होता है फोर्स इंटू टाइम। अच्छा फोर्स को क्या लिख सकते हो बताओ, न्यूटन का सेकंड लॉ से मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब सवाल आता है सर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन के बदले आप जानते हो ना जी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी u डिवाइडेड बाय t, और इंटू पहले t है। अब यहाँ से t का क्या कर देंगे, बर्थडे कर दो जी। तो m को गुना कर दो एक बार कैपिटल V के साथ, एक बार u के साथ गुना कर दो। अच्छा ये क्या देगा बोलो तो, ये क्या दे रहा है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम देगा ना तो pf देगा जी। अब माइनस ये क्या देगा जी, इनिशियल मोमेंटम देगा। अच्छा इसको हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन मोमेंटम कहेंगे ना, चेंज इन मोमेंटम कहेंगे। तो बताइए इम्पल्स जो है किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है जी, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो बी। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अ कॉर्क ऑफ मास 10 ग्राम है, एक जो कॉर्क है उसका मास 10 ग्राम है, फ्लोटिंग ऑन वाटर। देखो जी एक ग्लास में पानी हम लोग भरे हुए, इसमें हम लोग एक कॉर्क डुबा दें और एक कॉर्क क्या कर रहा है बोलो तो तैर रहा है ना, फ्लोट कर रहा है जी। तो बताओ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द कॉर्क इज, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, 10 न्यूटन लगेगा कि 10 के पावर -3 न्यूटन लगेगा, 10 के पावर -2 न्यूटन लगेगा, 0। तो बहुत सिंपल सवाल बताते हैं। जैसे ये मेरा बॉडी है, ये मेरा कोई कॉर्क है जी, है ना। तो ये अगर ये फ्लॉट करे तो याद रखना इसके अपवर्ड वर्टिकल डायरेक्शन में एक फोर्स ऑफ बॉयंसी लगेगा जी ना, और नीचे डायरेक्शन में क्या करेगा बोलो इसको mg, पृथ्वी क्या करेगा बोलो तो अपनी ओर खींचेगी, है ना। याद रखना कोई भी बॉडी फ्लोटिंग का रूल क्या होता है, फ्लोट कब कोई करता है, कब कोई बॉडी तैरता है, जब बॉयंसी फोर्स और मतलब उत्प्लावकता का बल और जो ग्रेविटी फोर्स होती है, गुरुत्वीय जो बल है वो आपस में बराबर हो जाती है, तभी कोई बॉडी फ्लोट करेगी, तैरेगी। तो याद रखना यहाँ पे जो है ना ये जो फोर्स ऑफ बॉयंसी होता है और ये जो mg होता है वो दोनों बराबर है जी। तो जब घटाइएगा ना तो फाइनली घट के, क्योंकि दोनों बराबर है तो घट के 0 दे देगा ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो डी। नेक्स्ट, रोलिंग फ्रिक्शन इज, देखो कोई बॉडी रोल कर रहा जी, है ना, रोलिंग फ्रिक्शन देख रहे हो ना, पेन क्या कर रहा बोलो तो रोल कर रहा। तो रोलिंग फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है जी। अच्छा इक्वल टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन नहीं, रोलिंग तो बहुत ही कम फ्रिक्शन वाला है ना, बहुत कम। ये तो स्लाइडिंग से तो इक्वल कैसे हो सकता है जी, मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये तो उल्टी वाली बात होगी ना। नन ऑफ दिस, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ऑप्शन ए टिक लगाओ, क्योंकि कोई बॉडी बॉल जब रोल करती है तो बहुत कम फ्रिक्शन लगाती है, स्लाइड में ज़्यादा, और स्टैटिक तो बहुत ज़्यादा होता है जी। नेक्स्ट, अ बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, देखो जी एक बुलेट है जिसका मास कितना दे रखा है बोलो तो 40 ग्राम दे रखा है, इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से फायर हो रहा है, गन का मास कितना बोलो तो 8 kg है जी। और किस वेलोसिटी के साथ बुलेट को फायर किया जा रहा है, वो है 800 मीटर पर सेकंड, मतलब बहुत रफ्तार से जा रहा है जी, एकदम बहुत रफ्तार से जा रहा है। तो क्या पूछ रहा है,
कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन। तो जाहिर सी बात है जब हम बुलेट से फायर करेंगे ना तो गन बुलेट जो आगे की दिशा में जाएगा और ये जो गन है ना वो पीछे की डायरेक्शन में आएगा। तो ये जो गन है पीछे की डायरेक्शन में आएगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसी को तो बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी। आइए निकालते हैं। ला आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लागू कर दो जी। तो क्या जानते हो बोलो, m1 v1 बराबर, अरे बोलो जी m2 v2, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे। कहोगे सर क्यों, पीछे की डायरेक्शन में जा रहा ना इसीलिए रिक्वायल के लिए। चलो m1 का वैल्यू मतलब मास ऑफ बुलेट बता दो जी। तो वो 40 ग्राम है। तो क्या 40 ग्राम को तुम ग्राम में रहना चाह पसंद करोगे, बोल नहीं सर। तो कर दो SI में, क्या करोगे 1000 से भागा दोगे। चलो ये हो गया मास, इतना kg आ गया है जी। अच्छा वेलोसिटी कितना है, SI में है तो 800 मीटर पर सेकेंड है ना, SI में है, बहुत अच्छी बात है। माइनस है तो माइनस। अच्छा मास ऑफ जो गन है वो 8 kg का है ये ना, बहुत ज़्यादा मास है जी, है ना। लगता है कि 47 से भी ज़्यादा ताकतवर गन है क्या अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है कि आपको V2 निकाल दो जी। तो चलो बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर लो। देखो यहाँ से 1 0 2 0 3 0, ऊपर से 3 0 तो नीचे से भी 3 0, खलास। तो 8 चौक 32 आ गया जी। अच्छा अभी काहल दिमाग लग रहा है, जब उधर से कट ही रहा है तो ना। तो 4 × 8 इधर बचेगा, इधर क्या बचेगा जी -8 × V2। देखो जी -8 और इधर 8 का बर्थडे कर दो जी, ये माइनस को इधर भेज दो जी। तो V2 बराबर क्या आएगा, अरे बोलो जी V2 बराबर क्या आएगा, बोलो तो -4 आएगा, -4 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो तो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन है मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे साथी। क्या क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m। देखो जी एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बोलो तो, अरे बोलो जी m है, इज प्लेस्ड ऑन द फ्लैट सरफेस। देखो जी ये फ्लैट सरफेस पे क्या बोलो तो रखा हुआ है। क्या कह रहा है, अ फोर्स इज अप्लाइड टू मूव, एक फोर्स जो इस पर अप्लाई करते हैं मूव करने के लिए, इट पैरेलल टू द सरफेस। देखो है ना, पैरेलल टू द सरफेस, एक फोर्स अप्लाई किया जाए ताकि ये पैरेलल सरफेस के पैरेलल मूव कर सके। चलो अच्छी बात है। द फ्रिक्शन फोर्स F डेवलप्ड इज प्रोपोर्शनल टू। तो कह रहे जो फ्रिक्शन फोर्स जब ये आगे की डायरेक्शन में जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स जो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा जी, और उस फोर्स का नाम चलो F दे दिया है। तो कह रहे ये किसके सीधा समानुपाती होगा। देख लो जी, आप देखो ना ये बॉडी है, ये बॉडी को अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिसको नॉर्मल कहेंगे, और नीचे क्या लगेगा बोलो तो mg लगेगा जी। और यहाँ से जो नॉर्मल फोर्स होती है वो mg के बराबर होता है। ये बात आपसे छुपा के कोई नहीं रखा है जी, कोई भी फिजिशियन ये बात आपसे छुपाया क्या, नहीं छुपाया है। तो ये आप जानते हो। अच्छा ये बताओ सर फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है ना जी वो होता है माइनस म्यू। म्यू यहाँ पे ये दोनों बॉडी और ये जो लेयर है उन दोनों के बीच का एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है जी, और एक्चुअली n के बराबर है ना ये। चलो जी माइनस म्यू, n का फॉर्मूला वहाँ से जल्दी, अरे वहाँ n का वैल्यू बोलो जी m × g। अब हमको एक बात बता दो, F यहाँ पे तुमको क्या लग रहा है, G तो G पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए G का तो वैल्यू फिक्स ही हम लोग लेके चलेंगे। म्यू वो जो सरफेस है वो तो मेरा बेचारा फिक्स ही रहेगा। तो F क्या लग रहा है, क्या G का सीधा समानुपाती नहीं लग रहा है जी, अरे बोलो। तो सर कौन सा ऑप्शन सही होगा। अच्छा G तो कांस्टेंट लेके चले थे ना, सॉरी M ना, M। तो बताइए जो फोर्स है वो किसका सीधा समानुपाती है, मास का। मतलब मास इसका जो छोटा मास है भी अगर बड़ा कर देंगे ना तो फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा ना, कारण कि फ्रिक्शन फोर्स लगता है इंटरलॉकिंग से, इंटरलॉकिंग ना, तो और ज़्यादा बल अगर और ज़्यादा रहेगा, मतलब ताकतवर या तो हैवी बॉडी रहेगा तो इंटरलॉकिंग और मजबूत हो जाएगा जी। इंटरलॉकिंग और मजबूत हो जाएगा मास बढ़ने से, तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। स्क्वायर ऑफ द मास, मास का स्क्वायर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है सर। मास ऑफ द बॉडी, क्या बात है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो मास ऑफ द बॉडी के सीधा समानुपाती होते हैं। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ बॉडी इज बीइंग राइज टू द हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो मान लो ये अर्थ है जी, अर्थ का सरफेस है, एक बॉडी को हम लोग h हाइट तक लेंगे, मान लेते हैं बॉडी तुम्हारा h हाइट तक है, यहाँ से यहाँ कितना बोलो तो h हाइट है, ठीक है h हाइट है। कह रहा व्हाट इज द साइन ऑफ वर्क डन बाई। देखो यहाँ पे जब हम इसको ऊपर ले रहे ना, ऊपर ले रहे तो मेरा जो अप्लाइड फोर्स उसका डायरेक्शन किधर वो बताओ। तो कहिएगा सर मेरा जो अप्लाइड फोर्स है उसका डायरेक्शन अपर डायरेक्शन में है, ये अप्लाइड फोर्स का डायरेक्शन है ना। मान लो हम लोग अप्लाइड फोर्स लगाएं F, है ना, अब ब्रैकेट में बेस में लिख देते हैं ये अप्लाइड फोर्स है। अच्छा
ऊपर हम लोग लगा रहे थे तो बॉडी ऊपर जा रहा था ना, तो इसका मतलब बॉडी ऊपर जा रहा था, इसका मतलब इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो ऊपर की दिशा में होगा। तो पहले ये बताओ कि सर वर्क बराबर होता क्या, तो वर्क बराबर होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो यहाँ पे ये बताओ, इसको तोड़ते हैं हम लोग डॉट को, तो किस में टूटता है, एफ एस कॉस ऑफ थीटा में टूटता है, ये भी बात आप जानते हैं। अच्छा बताओ, जब पहला केस में हम लोग ले रहे हैं, हम लोग केस 1 चलो देख लेते हैं ना, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। केस 1 में क्या कर रहा है, केस 1 में जो है हम लोग अप्लाइड फोर्स पे काम करेंगे ना, अप्लाइड फोर्स पे ना। चलो जी, अप्लाइड फोर्स, तो अप्लाइड फोर्स हम आपको क्या बताए थे, जिधर अप्लाइड फोर्स है उधर ही किसका डायरेक्शन बोलो तो डिस्प्लेसमेंट एस का, और लेकिन एस के बदले यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, एच लेके चलेंगे जी। तो यहाँ पे चलो पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे बताइए जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही बॉडी डिस्प्लेस्ड कर रही है, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया बोलो तो सेम हो जाएगा। तो थीटा यहाँ पे कितना बनेगा जी, 0 डिग्री। तो यहाँ पे चलो एफ एस एच, इसके 0 डिग्री ना, तो 0 डिग्री का कोस 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा जी। तो ये फाइनली जो होगा, फाइनली मेरा ये पॉजिटिव में आएगा, फोर्स की वैल्यू क्या लगाओगे, एच क्या होगा, और इसकी तो वैल्यू माइनस में नहीं आ रही है ना, तो पॉजिटिव आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये एक्चुअली फाइनली हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो यहाँ पे क्या बोलो तो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये था अप्लाइड फोर्स के केस में वर्क डन। अच्छा, अगर यही बातें दूसरा केस में क्या कह रहा है, चलो देखो दूसरा केस में क्या रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा ले लो जी। तो केस 2 चलो ले लेते हैं ना, केस 2 में क्या लेंगे बोलो तो ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं। अरे बोलो जी, ग्रेविटेशनल फोर्स ले लिए, तो बताओ बॉडी को ऊपर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, लेकिन पृथ्वी अपनी ओर नीचे ना खींचेगा जी, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगे वो नीचे लगेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, बात सही है, लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी वो नीचे लगेगा जी। तो इसी फॉर्म में पुट कर दो, तो बताओ एक वेक्टर ऊपर जा रहा है वो एस है, और दूसरा वेक्टर नीचे आ रहा है वो तुम्हारा एफ जी है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल कितना बना 180, 180। आप कहेंगे सर कोस 180 का वैल्यू कितना होता है, चलो पहले थीटा लिख लो जी 180 डिग्री, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू एफ, एस के बदले क्या लेंगे बोलो तो एच लेंगे, और यहाँ पे थीटा बदले 180 डिग्री। अब देखो ये तुम्हारा जो भी क्वांटिटी है बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोस 180 का वैल्यू -1 होती है, इसलिए माइनस एफ एच आ जाएगा ना। इसका मतलब ये जो है वर्क डन जो है जी वो नेगेटिव में आया ना, नेगेटिव में आया, वर्क डन किस में आ गया बोलो तो नेगेटिव में आ गया है। तो कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली बताओ, तो पहला ये जो है अप्लाइड फोर्स के कारण पॉजिटिव आ रहा है, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नेगेटिव आ रहा है, तो पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव, कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, ऑप्शन बी, ज़्यादा मत सोचो टिक लगा दो। आगे चलते हैं, द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन। देखो जी मान लेते हैं कि कोई एक बॉडी है, एक रस्सी से इधर खींच रहे हैं उसको, तो फोर्स इधर लगेगा, लेकिन बॉडी इधर जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। अब यहाँ से वर्क डन बराबर आप जानते हैं जी अच्छे ढंग से कि होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हटाइएगा तो एफ एस कॉस ऑफ थीटा आ जाएगा जी। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि वर्क जो है 3 बात पे निर्भर कर रहा है। पहला वर्क जो है फोर्स पे निर्भर कर रहा है, फिर डिस्प्लेसमेंट एस पे निर्भर कर रहा है, फिर एंगल पे निर्भर कर रहा है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि किस पे निर्भर नहीं करेगा, क्या फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे निर्भर कर रहा है, बोलो हाँ सर कर तो रहा है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। फोर्स अप्लाइड फोर्स पे भी निर्भर कर रहा है जी, एफ पे निर्भर, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट थीटा पे निर्भर कर रहा है ना, कर रहा है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अरे इनिशियल वेलोसिटी की गोली मारो ना, जिससे क्या लेना देना वर्क डन से, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन था ये। फॉर अ मूविंग पार्टिकल मास m है, वेलोसिटी v है, हैविंग मोमेंटम p है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। क्या बात है, दो यहाँ पे क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं k है जी, सपोज दैट, और इसका पता है फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो जी हाफ एम वी स्क्वायर, बोल दो, हाफ का हाफ रहने दो, आप क्या करोगे इसको मोमेंटम में कन्वर्ट करो। तो देखो हम लोग क्या करते पता है, m से एक बार गुना कर देते हैं और m से एक बार भागा देते हैं। तो m से गुना करोगे तो पहले कम था m स्क्वायर हो जाएगा, भागा नीचे रहेगा। कहेंगे सर आप इतना अपराध क्यों किए, इतना बड़ा अपराध, तो कोई बात नहीं, अपराध करने के पीछे रीजन्स है। m इंटू वी को हम लोग क्या कहेंगे बोलो तो, अच्छा m इंटू वी का होल स्क्वायर है, एक बार लिख ही लो। अच्छा बताओ m इंटू वी को हम लोग क्या कहते हैं, मोमेंटम p, स्क्वायर दे दो बटा क्या होगा बोलो तो 2m। अच्छा किसके बराबर आ गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर है ना, p स्क्वायर बाय 2m। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन सही होगा, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है बोलो तो p स्क्वायर बाय 2m। कौन सा ऑप्शन, ए। बहुत मजेदार क्वेश्चन है ना। अ बॉडी ऑफ मास 10 ग्राम, एक बॉडी है जिसका मास है 10 ग्राम जी,
मूविंग एट एन हाइट 2 मीटर, 2 मीटर हाइट पे मूव कर रहा है विथ अ स्पीड, इतना स्पीड भी दे रखा है जी। टोटल एनर्जी पूछा जा रहा है। तो देखो जी, किसी बॉडी के पास हाइट भी है और वेलोसिटी भी है, तो उसके पास दो एनर्जी होगा, काइनेटिक के साथ पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप काइनेटिक एनर्जी निकाल लो, है ना। चलो हम लोग टोटल एनर्जी बराबर लिखते हैं, टोटल एनर्जी बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जानते हैं हाफ mv² होता है और पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है जी, है ना। तो चलो हाफ का हाफ लिखो, m का वैल्यू कितना है, मास कितना दे रखा है, बोले तो 10 kg SI में है, बहुत खुश हो गए हम ना। वेलोसिटी कितना है जी, तो 2 मीटर पर सेकेंड है, तो दो मतलब डायरेक्ट लिखो 2 × 2, है ना। प्लस मास कितना है जी, तो मास है 10 kg। जी का वैल्यू बोला जाएगा 10 तब लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। कितना लोगे, 9.8। चलो बहुत अच्छा। h का वैल्यू कितना, हाइट कितना दे रखा है जी, तो हाइट दे रखा है तुम्हारा 2 मीटर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ से 2 का बर्थडे हो जाएगा जी, तो ये देगा 20। आइए 10 2 जा 20, प्लस दे दो। यहाँ से देखो थोड़ा ध्यान देना, पॉइंट के हटाओगे तो नीचे 1 लिखना, राइट साइड में एक डिजिट है तो 1 0 डाल देना जी। फिर इन दोनों का कर देना बर्थडे जी। फिर बचेगा 98 × 2 कर देना जी। कितना आएगा, अरे बोलो जी। तो देखो 8 दूना 16 के 6, 9 दूना 18 और एक जो बाकी था 18 1 19 हो जाएगा जी, है ना। तो 196 में 196 में आप 20 को जोड़ दो जी, तो 216 आएगा, 216। और ये एक्चुअली टोटल एनर्जी है, तो एनर्जी का यूनिट क्या बोलो तो जूल होगा। कौन सा ऑप्शन सही लगाओगे, एकदम बी को एकदम कान बंद करके आंख बंद करके सब कुछ बंद करके लगा देना एग्जाम में, ठीक है। व्हाट इज द फॉलोइंग यूनिट ऑफ पावर। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा यूनिट पावर का होता है ना। हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ही पावर का मशीन है, तो कार्य करने की दर जो होती है उसको बहुत ज़्यादा होता है ना जी। तो पावर का यूनिट क्या होता है बोलो तो वाट। देखो किलोवाट घंटा जो है ना, लोग कुछ बच्चा लोग लगा देगा एग्जाम में, गड़बड़ा जाएगा। कैसे, वो नहीं जानते, बोल सर यहाँ वाट लिखा था तो हम लगा दिए थे ना। लेकिन ये थोड़ी ना सोचना है, किलोवाट घंटा एनर्जी का यूनिट होता है मेरे दोस्त, इसको कैसे तुम टिक लगा दोगे। अर्ग ए एनर्जी का यूनिट है, सीजीएस कैलोरी हीट का। तो क्या होगा बोलो तो फाइनली ऑप्शन तुम्हारा है क्या, सबको तो सर सही लगा देंगे, क्या ऑप्शन होगा। ये पूछने वाली बात नहीं है ना। वाट पावर का यूनिट, वाट वो वाला वाट नहीं, क्या वाला नहीं ना। चलो नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। देखो मोमेंट जो वर्ड है ना वो कहीं ना कहीं लेंथ से रिलेटेड है, लेंथ। तो मोमेंट ऑफ इनर्सी है ना, मतलब मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंट मतलब लेंथ, लीनियर मोमेंटम को हम लोग पी से नोट करेंगे। तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम जो होता है वो एल के बराबर होता है, मतलब एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो तो डी। अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हैज एंगुलर वेलोसिटी एल, मतलब एंगुलर मोमेंटम जो है एल दे रखा है जी, इफ इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड एंड काइनेटिक एनर्जी आधा, है ना। द न्यू एंगुलर मोमेंटम इज। देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, ये बहुत अच्छी बात की आपने। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका एंगुलर मोमेंटम एल है ना। तो आप ये बताओ, और काइनेटिक एनर्जी जो है उसको आधा कर दिया जाए तो उसका न्यू एंगुलर मोमेंटम कितना होगा। सबसे पहले ये बताओ जी, काइनेटिक एनर्जी मान लेते हैं कैसे डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। बोलो जानते हो ना, बोलो हाँ सर जानते हैं। अब इसको भी हम लोग ज़बरदस्ती से क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते बोलो तो देखना, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है ये। आई ओमेगा इंटू ओमेगा। आप कहेंगे सर ऐसा आप काहे किए थे, क्योंकि दोस्त आई ओमेगा को हम लोग एल कहते हैं ना, एल बोल दो। इधर क्या था के, अच्छा यहाँ से एल निकालो तो एल किसके बराबर आएगा, तो एल बराबर आ जाएगा तुम्हारा 2k/ओमेगा। अब कहीं सर ये रिलेशन आप काहेला निकाले थे, आपको क्या बुखार लगा है, सर्दी हो गया है, मलेरिया हो गया है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा इसलिए निकाले क्योंकि जो डाटा दे रखा है ना, जो आपसे पूछ रहा है, इसी फॉर्मूला से वो मतलब सॉल्व होगा। देखो कह रहा है ना एंगुलर मोमेंटम एल है, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कह रहे हैं कि आधा कर दिया जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी को मतलब उसको डबल कर दिया जा रहा है। तो मान लो ये सिनोरियो में ये फार्मूला आया, ठीक है। अब हम लोग एक दूसरा केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ओमेगा डैश जो है वो बराबर है 2 ओमेगा का, क्योंकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी डबल कर दे रहा है। अच्छा काइनेटिक एनर्जी जो है उसको
के डैश मानते हैं, इसको आधा कर दिया जा रहा है, के का आधा हो जाएगा ना, k/2 हो जाएगा जी। ठीक है, इस बात कह रहा है न्यू एंगुलर मोमेंटम इज, तो नया एंगुलर मोमेंटम मानते हैं। अच्छा, नया एंगुलर मोमेंटम को एल डैश मान लेते हैं ना, न्यू एंगुलर मोमेंटम। ठीक, न्यू एंगुलर मोमेंटम को एल डैश मान लेते हैं। अच्छा बताओ, यहाँ से एल डैश बराबर का लिखोगे, तो एल डैश बराबर लिखेंगे 2, के का फॉर्मूला कितना, अच्छा एक चीज़ है, सॉरी 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 मेरे दोस्त, इसको लिखेंगे 2 और यहाँ पे इसका जो मतलब के डैश और डिवाइडेड बाय ओमेगा डैश। चलो 2 का 2 रहने दो जी, के डैश का वैल्यू कितना ऊपर से देख करके पुट कर दो, सर k/2 है तो लिख दो 2। अच्छा, ओमेगा डैश का वैल्यू कितना है तो कहिएगा सर 2 ओमेगा है, ओमेगा डैश का वैल्यू 2 ओमेगा। अब यहाँ से आप क्या करना जी, एल डैश जो है न्यू मोमेंटम है, इसको सॉल्व कर लो। तो देखो एक चीज़ हमें बताओ, क्या बताना है कि सर 2k/ओमेगा के बदले क्या जानते हैं, 2k/ओमेगा के बदले क्या जानते हैं, एल जानते हो ना, तो 2 2 4 नीचे कर देना और ऊपर एल कर देना। अजी जो घेरा लगा है ना 2k/ओमेगा के बदले यहाँ से एल पुट कर देना, तो नया जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो पुराने एंगुलर मोमेंटम का चौथाई 1/4 के बराबर होगा ना, जितना रहेगा उसको 1/4 करना पड़ेगा जी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बोलो, बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट इसका ले लो फटाफट, जल्दी करो जी। अरे चलो ना जी, अब तो खत्म होने वाला ही है ना। द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। देखो जी कह रहा ना कि एक बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास है ना, उसका जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास जो है ना वो कांस्टेंट है उसकी वेलोसिटी। क्या कह रहा है, इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज। देखो एक चीज हमें को बताओ, कोई बॉडी है, उसका जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है, सेंटर ऑफ मास का क्या बोलो तो वेलोसिटी है, वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है जी। तो कह रहा है टोटल एक्सटर्नल फोर्स, तो ये जो टोटल एक्सटर्नल जो फोर्स है ना उसकी वैल्यू क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगा जी। ठीक है, तो कह रहा है कि एक चीज़ और याद रखना, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी कहता है कि जो बॉडी जिसी रफ्तार से मूव कर रही है वो उसी रफ्तार से मूव करता रहेगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। अगर ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, इसका मतलब 100% इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया गया है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा बोलो तो 0, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को जो है ना हम लोग आई से डिनोट करते हैं ना, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से। तो कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या कहलाएगा। क्या ये फॉर्मूला आप लोग नहीं पढ़े, टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा। अरे बोलो जी, बहुत सिंपल फॉर्मूला था ये, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, टॉर्क, मतलब आई इंटू अल्फा को प्रोडक्ट करेंगे तो टॉर्क के बराबर देगा, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। मान लो कि तुम्हारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये क्या बोलो तो सॉलिड स्फीयर है, जिसका रेडियस कितना दे रखा है जी r दे रखा है, जिसका मास कितना बोलो तो m दे रखा है। अब इसको इस डायमीटर के अलोंग क्या करा दो बोलो तो रोटेट करा दो जी। तो कह रहा है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो इसको हम लोग कैलकुलेट किए थे तो 2/5 m r² आया था जी, तो भूलना मत, वही टिक लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट, द वर्क इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखो हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला यूज कर रखे हैं कि वर्क जो होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है जी, है ना। देखो फोर्स इधर काम कर रहा है तो बॉडी इधर मूव करे, दोनों बीच का एंगल थीटा है, तो ये जो होगा ना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट वो आपका सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। देखो ये जो तुम्हारा है ना जी वो अर्थ है, इसी पे हम लोग रह रहे हैं, इसी पे बैठ के वीडियो बना रहे हैं, इसी पे बैठ के तुम वीडियो देख रहे हो, है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो अर्थ का जो सेंटर है, सेंटर में चले जाना है। सेंटर का मतलब ऊपर वाला सतह नहीं, अंदर घुसना है ना। कहेंगे सर कितना घुसेंगे तो उतना घुस नहीं पाओगे मेरे दोस्त तुम, लेकिन इमेजिन करो कि लगभग 6400 किलोमीटर इसका रेडियस होता है ना, 6400 किलोमीटर जाओ, तुम फ्लाइट से भी जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा जी, है ना। तो सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होगा, तो सेंटर पे सर जी का वैल्यू 0 होगा। अब कहिएगा सर कैसे होगा, हम कैसे मान लें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सेंटर पे 0 होगा, क्योंकि मेरे दोस्त यहाँ पे आप चले जाएंगे तो उसकी जो आर की वैल्यू एकदम 0 हो जाएगी, फिर इसका मास भी आप कितना कवर कर पाओगे, जब वहाँ सेंटर पे चलोगे ना तो मास भी कवर 0 हो जाएगा ना। तो फॉर्मूला में सॉल्व करोगे तो जी का फॉर्मूला आपका 0 आ जाएगा, इसलिए कौन सा ऑप्शन बोलो तो ए। नेक्स्ट, द स्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इज। देखो मेरे दोस्त स्केप वेलोसिटी क्या होता है ना, किसी से दुश्मनी तुमको हो जाए ना तो बोलना कि हम तुमको स्केप वेलोसिटी से बाहर करेंगे। स्केप वेलोसिटी की वैल्यू होती है 11.2 किलोमीटर
पर सेकेंड, आवर मत समझना, आवर तो तुम उतना दौड़िए लेते हो ना, उतना तो तुम दौड़ भी लेते हो जी, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड बोलो 11 किलोमीटर लगभग तुम चले जाओ, है ना, समझ लो, एक बोलो 11 किलोमीटर, एक बोलो 11 किलोमीटर, ऐसा होगा तो कितना अच्छा रहता। हम लोग अगर इतना स्पीड रहता तो इतना स्पीड के साथ अगर तुम किसी बॉडी को थ्रो करोगे ना तो एकदम पूरा बाहर चला जाएगा जी, नहीं आएगा वापस। लेकिन वो क्वेश्चन तो थोड़ी ना पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है सर इसके वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, तो आप निकाले होंगे जी √2g आर आर ई, जहाँ पे आर ई क्या है, आर ई वो काटने वाला आर ई नहीं है, इस अर्थ का रेडियस है, और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा सर? ऑप्शन बी सही होगा। चलो मेरे दोस्त, अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, है ना, इन डिग्री सेल्सियस, मतलब सेल्सियस स्केल इज 40 डिग्री, द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल इज। देखो जी, बहुत इंटरेस्टेड क्वेश्चन, एक बात याद रखना कि कोई भी फ़ारेनहाइट है उसको अगर आपको कन्वर्ट करना है डिग्री में ना, तो 9/5 याद रखना, इनटू जो डिग्री ऑफ सेल्सियस जो यूनिट दे रखा है वो लिख लेना जी, और बराबर आप 40 कर देना ना, मतलब 40 क्यों करोगे, यहाँ पे जो दे रखा है, जो भी आपको डिग्री सेल्सियस दे रखी है वो आप कर लेना जी। तो देखो 9/5 हम लोग कर चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू दे रखा है और प्लस हम लोग को जोड़ना है ना, तो यहाँ पे चलो हम लोग क्या कर लेते हैं जी, 40 यहाँ पे कर देते हैं ना। तो डिग्री है फ़ारेनहाइट है, उसको डिग्री ऑफ सेल्सियस में कन्वर्ट करोगे तो बहुत सिंपल आपको समझा देते हैं कि 9/5 कर देना, यहाँ पे जो वैल्यू है वो देख देना, अब बगल में जो टेम्परेचर आपको दे रखा है जी 40 वो कर देना, सॉल्व करोगे तो 104 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा ना। तो 9/5 होता है, उसकी वैल्यू रख देना, 40 रख देना और उसको कन्वर्ट कर देना ना, तो कितना आएगा बोलो तो 104 आएगा जी। ये बहुत सिंपल सा था, 104 डायरेक्ट आप टिक लगा दो। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द स्पीड ऑफ वाटर, सॉरी द स्पीड ऑफ साउंड इन वेव, मतलब स्पीड ऑफ साउंड वेव इन क्या होगा। देखो एक बात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है कि वेलोसिटी जो होता है ना साउंड का, वो एक फार्मूला होता है, पता फार्मूला क्या होता है, √γ/p/ρ होता है, γ/p/ρ, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो स्पीड का फार्मूला है साउंड का स्पीड का मीडियम में, वो ये फार्मूला होता है, जहाँ पे पी मेरा प्रेशर है, रो मेरा क्या बोलो तो डेंसिटी है जिस गैस में मूव करेगा, ठीक। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, किस पे नहीं करेगा। पहला क्वेश्चन है इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। देखो जी, वेलोसिटी जो साउंड का होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और आपको जान के खुशी होगी कि अगर आप 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं मीडियम का, 1 डिग्री मात्र बढ़ाते हैं, तो पता है उसका स्पीड कितना बढ़ जाता है बोलो तो 0.6 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाता है। और आपको बताते चलते हैं, अगर मीडियम का टेम्परेचर 0 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस रहे, तो उसका जो वेलोसिटी होता है ना, उसका जो वेलोसिटी होता है 331 मीटर पर सेकंड होता है। अगर इसका तुम 1 डिग्री सेल्सियस कर दोगे तो 0.6 मीटर इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा, फिर एक सेकंड मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इतना और बढ़ाना पड़ेगा। मतलब टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट होता है ऐसा तुम नहीं कर सकते, वो डिपेंड करता है। तो ये वाला तो तुम्हारा फॉल्स हो गया जी, इसको तो आप चलो नेक्स्ट करते क्या, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन प्रेशर। अब यहाँ पे कोई बच्चा देखेगा तो कहेगा कि सर ये जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है और रूट अंडर प्रेशर के तो सीधा समानुपाती है ही है, तो डिपेंड मतलब इसका वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये तो बढ़ ही रहा है, और जाहिर सी बात है ऐसा तुम बोलोगे, बहुत खुशी से बोलोगे। लेकिन याद रखना मेरे दोस्त कि अगर किसी भी गैस मीडियम का प्रेशर बढ़ाओगे ना तो उसका डेंसिटी भी उसी रेट से बढ़ेगा, मतलब p/ρ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें p/ρ है ना हमेशा कांस्टेंट रहे, प्रेशर बढ़ा दोगे तो रो भी बढ़ जाएगा उसी रेट से, तो हमेशा क्वांटिटी कांस्टेंट रहेगा, इसलिए प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा वो, है ना। तो ये तो होगा नहीं कि आप प्रेशर बढ़ा दोगे तो मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगा साउंड का, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ऐसा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाओगे तो रो भी बढ़ेगा, और ये दोनों एक रेट से बढ़ता है, इसलिए ये दोनों हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट सी क्या करा, इंक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ाओगे तो क्या प्रेशर घटेगा। तो जो एक बात गहरी बात याद रख लो जी, क्या याद रखोगे, आपको ऐसा लगता होगा कि सर ह्यूमिडिटी जो होती है, जो आर्द्रता वाला जो है ना एयर होता है, और जो ड्राई एयर होता है, उन दोनों में सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका होता है। तो याद रखना ड्राई एयर का डेंसिटी ज़्यादा होता है ह्यूमिडिटी एयर से। तो बताओ डेंसिटी जिसका ज़्यादा उसका वेलोसिटी कम, और जिसका डेंसिटी कम उसका वेलोसिटी ज़्यादा। तो हम आपको क्या बताएं कि डेंसिटी जो होता है ह्यूमिडिटी का वो कम होता है, किससे, ड्राई एयर से। वही एयर को तुम ड्राई कर दो, डेंसिटी
मतलब ड्राई एयर का ज़्यादा होता है, इसका कम होता है। तो बताओ, ह्यूमिडिटी एयर का डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। तो वही तो लिख रहा है कि अगर ह्यूमिडिटी हम लोग बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा। तो ह्यूमिडिटी बढ़ा दोगे तो ह्यूमिडिटी बढ़ाने से क्या होगा बोलो तो, ह्यूमिडिटी अगर बढ़ा देंगे हम तो ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी, मतलब ह्यूमिडिटी बढ़ा देंगे ना तो रो की वैल्यू बढ़ा देंगे तो भी का वैल्यू क्या होगा बोलो तो, क्या बढ़ेगा जी? नहीं बढ़ेगा, भी का वैल्यू घटेगा ना। बात समझ आया? अच्छा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी बढ़ाइएगा अच्छा सॉरी, उल्टा हम बोल दिए थे, उल्टा क्या बोल दिए थे? उल्टा हम ये बोल दिए थे जी कि ह्यूमिडिटी का तो डेंसिटी, अगर ह्यूमिडिटी रहेगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाएंगे तो डेंसिटी घट ना रहा है। हम आपको क्या बताएं कि किसका डेंसिटी ज़्यादा होता है? ड्राई एयर का ज़्यादा होता है। किसे? ह्यूमिडिटी से। तो अगर आपका ह्यूमिडिटी बढ़ाते हैं इसका मतलब उसकी डेंसिटी घटा रहे हैं, और डेंसिटी घटा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या करेगा बोलो तो बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी अगर आप बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी घटेगा क्या? नहीं, ह्यूमिडिटी बढ़ाइएगा तो डेंसिटी घटा रहे हैं आप, समझ रहे हो? ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, तो ये तो ऑप्शन ये सही नहीं है, ये वाला ऑप्शन सही होगा। ह्यूमिडिटी बढ़ाइएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ाइएगा मतलब उसका डेंसिटी घटा रहे हैं, और डेंसिटी घटा रहे हैं ये बढ़ेगा, इसलिए याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट। कुछ बातें यहाँ पे जो लिखे थे वो आपको भी बता दी हैं। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर लगा होगा तो शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो, है ना। चलो ठीक है, धन्यवाद, टेक केयर अगेन।